बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकोड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कांग्रेस का और बीजेपी का मैंने दोनों का ही मैनिफेस्टो पढ़ा। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है करीब करीब 45-46 पेजों का है। वही दूसरी तरफ बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है करीब करीब 70 ऐसे पेजेस का है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मतलब मैंने देखा ये चीज को, मुझे काफी अच्छा लगा देख के कि एक 6 महीने के बच्चे के टीकाकरण से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक के लिए एक उनका प्लान है, एक विजन है, जो काफी मैं इम्प्रेस हूँ इस चीज से। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा तो खाली मोदी की तस्वीरों से भरा हुआ है, ना उसमें कोई प्लान है ना विजन है, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। और आयरनी देखिए कि बीजेपी ने अंबेडकर जयंती के दिन उनका मैनिफेस्टो लॉन्च किया और बाबा साहेब के विचारों की 1% भी उसमें झलक नहीं है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो की एक आधी तो खूबी होगी कोई? भाई साहब, खूबी तो आपको जाननी है तो जाइए, गोदी मीडिया पूरा दिन वही दिखा रही है, वहां आपको मिल ही जाएगा। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मोदी की गारंटी 2024 और कांग्रेस का न्याय पत्र 2024। आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि मोदी के ही न्याय पत्र के अंदर यानी मैनिफेस्टो के अंदर मोदी की ही फोटो कितनी बार लगी हुई है और राहुल गांधी की कितनी बार है। आइए चलिए इसको गिनते हैं। 1, 24, 47, 48, 48 फोटोज इनकी इसके अंदर हैं। अब देखते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राहुल गांधी की फोटोज। 3 तो फ्रंट से है और एक अगर आप ये बैक वाली फोटो मिला दें तो 4 फोटोज हैं राहुल गांधी की इसके अंदर। बाकी अब आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि मोदी जी को क्या जरूरत थी कि उन्होंने इतनी फोटोज डाली। उनकी मर्जी है, ये तो छोटा सा कंपैरिजन है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? गजब बेइज्जती। मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है,
अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। मरी से भाजपा 400 पार हो चुकी है। आप कितना पार कराना चाहते हो कमेंट में बताओ, वीडियो पूरा देखो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या, तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने का। नहीं सर, वो तो सबप्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014। नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई, तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी, तो उसको जैसे सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधारी? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सौरभ जी का हम लोग प्रयास कर रहे थे। बात तो का तो दावा है कि हम 400 पार करेंगे, लौड़ा पार करेंगे। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरे पास एक गैजेट था, हाथ में रखने वाली छोटी सी डायरी थी, अच्छी थी लेकिन थोड़ा वेट था। मैं बहुत साल पहले यूएसए गया था, तो जब यूएसए गया तो मैं एक बड़े मॉल में जाता था, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी वाली दुकान पे जल्दी जाता था। तो मैंने उनको कहा भाई ये इसका लेटेस्ट वर्जन कोई है क्या? तो वो देखता रह गया ये क्या है। बोले अभी तो हमारे देश में ये आया नहीं है, तो ये भी तो अभी आया नहीं, तो अगला वर्जन कहाँ से आएगा? तो मैं इतना एडवांस चीजों को ढूंढता रहता था, देखता रहता था। इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार कहे कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कोई सिख ये कह दे कि सिख दोस्तों मैं पक्का सिख हूं, मुझे वोट दो, उसका इलेक्शन कैंसिल। कोई ईसाई कह दे इलेक्शन कैंसिल, बौद्ध कह दे, जैन कह दे, इलेक्शन कैंसिल। और यदि कोई हिंदू ये कह दे कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है, तो मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। 4 का अभी जल शक्ति मिनिस्टर से बात किया हुआ है, टेंडर हो गया। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए घर खाली करो, कहाँ जाए? बताए कहाँ जाए? घर में आए देखे सरकार चला रहा है, किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में हो? उसके घर में भाइयों कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तुम्हारे भी आगे औलाद होगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो, समझे? पत्रकार मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी 5 के 5 हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं,
तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं। तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम। लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए। धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं। आज तक 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कर्ज लिया 55 लाख करोड़। अकेले भाजपा ने 10 सालों में कर्ज लिया 205 लाख करोड़। देश के हर नागरिक पर कितना कर्ज बढ़ा? 1.46 लाख का कर्ज। कभी सोचा है? नहीं। तो सोचिए, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल डीजल, महंगा राशन, सब्जियां और दूध, गलत जीएसटी, महंगी शिक्षा, महंगी दवाई, महंगे जांच और इलाज, हर बात पर मोटा टैक्स, बैंक से लेकर एटीएम तक हर बात पर चार्ज, आपकी सैलरी में कटौती। सोचिए कि भाजपा आपसे कहां से वसूली कर रही है। देश और जनता को कर्जे में डुबाकर अपनी और अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भर रही है। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, आप कदम निकल जाएगा। ये है मोदी की गारंटी। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, चूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। आपने बोला मोदी जी ने राम मंदिर, आपने राम मंदिर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बधाई हो आपको। उसके लिए 5001 रुपए का मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक है, इसके लिए कोई कमेंट नहीं। लेकिन केवल यही वादे थे क्या? वादा था अच्छे दिन का, वादा था काले धन का, वादा था रोजगार का, वादा था 100 स्मार्ट सिटी का, वादा था सारे नदियों को जोड़ने का, आप सुनते रहिएगा, पानी दे, और वादा था किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने का, युवाओं के जीवन स्तर का बढ़ाने का, लेडीजों को आगे लाने का। मुझे ये बता दीजिए, माननीय मोदी जी के टीम में जितने मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, उनमें से 52%, 52% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो ये अच्छे दिन आए क्या? काला धन आया क्या? बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगी। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है, जो मैं नहीं करना चाहती। वो जुडिशियल प्रोसेस निष्पक्ष रूप से चले, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की 16,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पैसा कहां से आया? अब ये बात जग जाहिर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ का घोटाला किया है। मोदी ने देश और दुनिया भर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर गुप्त 16,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया। खबर है कि कई चीनी कंपनियों ने मोदी के इलेक्टोरल फंड में गुप्त चंदा दिया। मोदी को डर था कि दुनिया उनके काले कारनामों को जान सकती है, इसलिए उन्होंने गुप्त चंदे का बकायदा कानून बना दिया और खूब लूटपाट की। लेकिन मोदी को अंदाजा नहीं था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मोदी सरकार को आदेश दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर आए चंदों का ब्यौरा देश के सामने पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश को ये जानने का हक हासिल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन पैसा लगा रहा है और बदले में सरकार से क्या हासिल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार बताए कि चंदे कहां से आए और चंदा देने वाले कौन है, किस देश के हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये सब बताने के लिए 4 महीने का और समय मांगा था, यानी सरकार का कहना था कि चुनाव के बाद बताया जाएगा। लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो 12 मार्च तक पूरा ब्यौरा अदालत के सामने पेश करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई छूट देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मोदी सरकार घबराई हुई। सरकार के साथ मोदी के पूंजीपति मित्र भी घबराए हुए। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बीच चौराहे पर उनके 16,000 करोड़ घोटाले का भांडाफोड़ हो जाएगा। दिमाग की नसें फट जाएंगी। यह केंद्र सरकार पर कर्ज है 173 लाख करोड़। 55-60 लाख करोड़ था यह 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में यह देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है, 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो उतना ही कर्ज भी हो जाए, तो बही खाते में सब बराबर ही हो जाए, तो वोट तो मिल जाएंगी। ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में, और जनता किस पर भरोसा करेगी? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायला बलात्कार हो रहा है। उन महिलाओं को क्या भरोसा दिलाऊंगी कि हाँ न्याय तुम्हें मिल जाएगी, जब मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरे अधिकारी खुद ही मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। वह कहीं तक मेरी बात नहीं सुनी बचा रही है। कप्तान साहब ने मेरी पोस्टिंग कर दी है जानकीपुरम, जो कि मैंने स्वेच्छा से कराया है, लेकिन हमें कप्तान साहब से मिलने नहीं दिया गया। और आरआई साहब, पीआरओ साहब भी आरआई साहब के ही पक्ष में बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में कह रहे हैं। मुझे इस विभाग से, इस न्याय से भरोसा उठ गया है। मैं महिलाओं को क्या भरोसा दिला पाऊंगी कि तुम्हारे साथ न्याय होगा? मुझे क्यों महिला भर्ती किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही किया गया है ना, तो मुझे मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है इसमें। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे? मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक और तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए बहुत, मतलब एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया, जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज के लिए बहुत, मतलब काफी चीजें हैं। रेलवे में 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। मोदी जी ने अच्छा किया। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बगल में, वो सुभाष चंद्रा है, जो कि जी न्यूज के मालिक हैं। जियो न्यूज मीडिया नेटवर्क काफी बड़ा है, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने बैंक से लोन लिया था, 8400 करोड़ रुपए का लोन, जिसको चुका नहीं पाए, जिसके बाद में इनका लोन माफ कर दिया गया। आपको बता दें कि 8400 करोड़ रुपए में इनको सिर्फ बैंक को 1500 करोड़ रुपए देना है, बाकी का 6900 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया है। सोचिए, इस देश में अगर एक किसान 10-15 हजार रुपए का लोन लेता है और अगर वो चुका नहीं पाता है, तो बैंक के जो
सिपाही होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वहां पर जो लोन रिकवरी वाले होते हैं, उसका घर खोद देते, उसको जेल तक पहुंचा देते। एक तारा किस्मत दा डुबया किनारे धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं, वो धर्म को नहीं जानते। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, अल्लाह के बाद वो आता है इल्म। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हो। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए, यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देता हूं जब दुनिया के लोग। हाँ, मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली? भैया उसका पति भी उसी पे सब करता था। और काली माता तो गायब, भेड़ों दे फटाफट। हमने और क्या देखा कभी जब परसों मुन्ना से मिली थी रात को 2:30 बजे। Wake up to reality. नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए, आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया सब। आप सोचिए एक गाय जो लोग बढ़िया गाय तो 20-25 हजार में मिल जाती है जी, जो दूध देने वाली गाय होती है 20-25 हजार में गांव में मिल जाती है। जिस गाय को काटता होगा तो बूढ़ होगी, बीमार होगी, उसको खूब से खूब बेचता होगा कितना में 20-25, मान के चलिए बढ़िया गाय समझ 20-25, कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा। तो अब ना उतना चंदा दे रहा है। जो मैं जुत्ती ला के ना मारा तू बैठन की गल करदा, इन्हां नाल बैठूंगा मैं जुत्ती ला के जब मीडिया ते ना होंदी मैं मारदा। पर लाइव चल रहा है, सब कुछ लाइव चल रहा है इस तरीके नाल, क्योंकि लीडर दी भी एक मर्यादा हुंदी है, एक भाषा हुंदी, बैठ के गल कर लेने। खत्म हो गया जदों 30 नौजवान साडे मर गए, रोज बुजुर्ग 90-90 साल दे बैठे, केड़ी मर्यादा रहेगी? नहीं, लेकिन एक मैंबर पार्लीमेंट दी एक मर्यादा हुंदी, बैठ के गल कर सकते। और टेबल टॉक किसानां नूं बुला रहे, बैठ के गल कर। साडा विश्वास खत्म हो गया लोकां दा। सानू लोग कहंदे जाओ ਓਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ? ਮਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।